हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खोटा क्लासेस बाय एम के पांडे। चलिए, तो आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं धातु एवं अधातु। ठीक है, और ये भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो देखिए, धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु, तो इससे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में? तो सबसे पहले धातु के बारे में पूछ सकता है, उसके बाद कि धातु क्या होता है, धातु का डिफिनेशन पूछ सकता है, धातु के भौतिक गुणधर्म को पूछ सकता है। ठीक है, तो समझिएगा कि धातु का जो भौतिक गुणधर्म होता है, अगर हम लोग उसका उल्टा कर दें तो वो आपका अधातु का गुणधर्म हो जाएगा। ठीक है, किसका गुणधर्म हो जाएगा? अधातु का। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो इसका भौतिक गुणधर्म को देखेंगे। किसको देखेंगे? भौतिक गुणधर्म को। ठीक है, अच्छा, भौतिक गुणधर्म में क्या देखेंगे? तो भौतिक गुणधर्म में किसका देखेंगे? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे धातु का। भौतिक गुणधर्म किसका? तो भौतिक गुणधर्म हम लोग देखेंगे धातु का। किसका देखेंगे? धातु का। तो देखिए, सबसे पहला जो इसका गुण होता है, अगर हम लोग इसका गुणधर्म में देखें तो सबसे पहला जो होता है धातु का, वो आप देखिएगा, इसका धात्विक चमक होता है। क्या होता है? धात्विक चमक होगा। ठीक है, धातु जो चमकता है, यानी कि धातु की जो सतह होती है वो क्या होगी? चमकदार होगी। और जैसे जो धातु शुद्ध रूप में होगा तो वो चमकदार उसकी सतह होगी। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? धात्विक चमक कहते हैं। ठीक है, दूसरा इसका क्या हो सकता है? तो दूसरा इसको हम लोग देख सकते हैं कि धातु को जो है हम लोग पीट कर उसको पतली चादर के रूप में हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो एक हो जाएगा आपका फिर आघात। क्या हो जाएगा? आघात वर्ध्यता। ठीक है, दूसरा क्या हो गया? आघात वर्ध्यता। आघात वर्ध्यता का मतलब हो गया पीटकर शीत, मतलब पतली चादर के रूप में हम लोग इसको बना सकते हैं। फिर धातु का एक और गुण क्या होता है, जिसे तन्यता कहते हैं, मतलब इसको खींचकर हम लोग लंबा कर सकते हैं। ठीक है, तो एक और क्या हो गया? तन्यता। ठीक है, तो तन्यता में धातु में ही एक एग्जाम्पल है आपका, जिसको हम लोग कहते हैं गोल्ड। क्या हो गया? गोल्ड। ठीक है, जिसको हम लोग सोना कहते हैं। तो सोना को मान लीजिए कि आपके पास अगर 1 ग्राम सोना है, कितना ग्राम? 1 ग्राम सोना है, तो 1 ग्राम सोने से आप 2 किलोमीटर लंबी क्या बना सकते हैं? उसकी तार बना सकते हैं। 2 किलोमीटर लंबी क्या बना सकते हैं? तार बना सकते हैं। किसका? गोल्ड का। तो अगर आपके पास 1 ग्राम सोना है तो आप 2 किलोमीटर तक उसको तार के रूप में उसको खींच सकते हैं। तो इस आधार पर देख सकते हैं कि इसमें तन्यता भी होती है। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग देखें यहां पे कि धातु जो होती है ये दोनों का, उष्मा का भी, किसका? उष्मा का भी। समझिएगा, धातु जो होती है ये उष्मा का भी और विद्युत का भी, दोनों का, उष्मा का भी और किसका? उष्मा का भी और विद्युत, दोनों का अच्छे चालक होते हैं। इस दोनों का क्या होता है? अच्छे चालक के रूप में हम लोग जानते हैं। किसको? धातु को अच्छे चालक के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो धातु जो होता है एक अच्छा चालक होता है। तो पूछ सकता है कि वह कौन सा ऐसा धातु है जो सबसे अच्छा चालक है उष्मा का। ठीक है, सबसे अच्छा चालक है उष्मा का। ठीक है, तो सबसे अच्छा जो चालक है उष्मा का अगर हम लोग देखें तो एक आपका आता है सिल्वर। सिल्वर जो होता है
मतलब ये उष्मा का सबसे अच्छा चालक है। दूसरा एक आता है आपका कोपर। दूसरा क्या आ जाएगा? कोपर। तो कोपर भी क्या है? उष्मा का अच्छा चालक है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग धातु में देखें, जैसे आपका लेड है, ठीक है, और एक मरकरी है, तो ये दोनों क्या है? ये उष्मा का आपका कुचालक है। उष्मा का क्या है? ये कुचालक है। उष्मा का क्या हो गया? कुचालक। ठीक है। तो सिल्वर और कॉपर क्या हो गया? अच्छे चालक के रूप में हम लोग जानते हैं। लेड और मरकरी क्या हो गया? ये उष्मा का कुचालक है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि जो हम लोग घरों में तार यूज करते हैं, उस तार के ऊपर में जो कवर चढ़ा रहता है वो किसका होता है? तो उसमें हम लोग कहते हैं कि पीवीसी या रबर का कवर चढ़ा हुआ रहता है। पीवीसी का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी कि किसका होता है? पीवीसी। तो पीवीसी का मतलब हो गया पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या हो जाएगा? पॉली वाइनिल क्लोराइड। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या देखते हैं। इसका एक और एक गुणधर्म होता है जिसको हम लोग कहते हैं ये ध्वनिक होता है। ध्वनिक होता है मतलब इसमें साउंड निकलेगा। अगर हम लोग मेटल को देखें, धातु को देखें, तो उसमें कह सकते हैं, इसको सोनरस भी कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में सोनरस। यानी कि क्या हो गया कि धातु जो होती है वह धान्विक होती है, यानी कि इसकी आवाज जो होती है वह क्या होगा? दूर तक सुनाई देगा। ठीक है। ये था आपका धातु। अब हम लोग आते हैं अधातु की ओर। ठीक है। तो अगर हम लोग अधातु को देखें अधातु, ठीक है, तो जो चीज आप धातु में देखें उसका उल्टा क्या हो जाएगा? अधातु का। ठीक है। जिसमें चमक ना हो, जिसमें साउंड ना हो, ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा? अधातु हो जाएगा। तो देखिए अधातु की जो संख्या होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है। एक्चुअली आपको जानना है इसमें कि जैसे कार्बन क्या है? अधातु है। सल्फर क्या है? अधातु है। आयोडीन क्या है? अधातु है। ठीक है। ऑक्सीजन क्या है? अधातु है। हाइड्रोजन क्या है? अधातु है। ठीक है। वहीं पे अगर आप देखें कि ये सब जो होता है अधातु हो गया, लेकिन आपका एक एग्जाम्पल है ब्रोमीन का। ठीक है। और ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है, ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है, ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर, सॉरी, ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो ये किस रूप में रहता है? द्रव के रूप में रहता है। ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो किस रूप में रहेगा? द्रव अवस्था में होती है। लेकिन सारी अधातुएं जो होती है या तो ठोस होगी, या तो ठोस होगी, या तो फिर गैस होगी। लेकिन ब्रोमीन जो है एक ऐसा अधातु है, एक्सेप्शन है, कि वह किस अवस्था में रहती है? तो द्रव अवस्था में रहती है। ठीक है। तो ये पता पूछ सकता है कि अधातु जो होती है वह ठोस और गैस की अवस्था में रहती है, लेकिन वह कौन ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में रहता है? तो वह कौन सा धातु है? ब्रोमीन है। कौन सा है? ब्रोमीन है। ठीक है। अब चलिए हम लोग यहां पे कुछ अपवाद है, उस अपवाद को देखते हैं। कुछ अपवाद है जो क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। ठीक है। तो अपवाद की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अपवाद, तो अपवाद में क्या है? देखिए सबसे पहला कहता है कि मरकरी जो है आपका, ये जो मरकरी है, ठीक है, अगर मरकरी को छोड़ दें, मरकरी को छोड़ दें, तो जितने भी धातुएं होती है वह सब किस अवस्था में पाई जाती है? ठोस अवस्था में पाई जाती है। ठीक है। तो मरकरी को छोड़कर जितनी भी धातुएं होती है वह किस अवस्था में पाई जाती है? ठोस अवस्था में। मरकरी को छोड़कर, इसको अगर हम लोग छोड़ दें, मरकरी को छोड़कर,
इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें, ठीक है। तो जितने भी धातु हैं वो सब किस अवस्था में होगी, तो वो सब होगी ठोस अवस्था में होगी। किस अवस्था में होगी, ठोस अवस्था में होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि यहां पे हम लोग देखते हैं कि धातु का गुणधर्म क्या होता है कि धातु की जो गलनांक होती है वह सबसे अधिक होती है। धातु की गलनांक जो होती है वह अधिक होती है। लेकिन यहीं पे दो धातु है जिसको हम लोग कहते हैं, एक गैलियम और एक धातु है आपका सीजियम। एक गैलियम और एक सीजियम, ये भी धातु है। और ये गैलियम और सीजियम का जो गलनांक है, इस दोनों का जो गलनांक है वह बहुत ही कम है। गलनांक जो है, गलनांक जो है ये क्या है, कम है। गलनांक कम होता है, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि धातुएं की जितने भी धातु होती है उसकी गलनांक सबसे मतलब अधिक होती है। लेकिन ये जो दो धातु है गैलियम और सीजियम जो है, इसका गलनांक क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अगर आप इसको अगर अपने हथेली पर रखते हैं तो ये क्या हो जाता है, पिघलने लगती है, ठीक है। तो कौन सा ऐसा धातु है जिसे हम हथेली पर रखते हैं तो वह पिघलने लगता है, तो वह है गैलियम और सीजियम है, ठीक है। चलिए, अभी हम लोगों ने एक देखा था कि अधातु जो होती है उसमें चमक नहीं होती है। लेकिन अगर आप देखें, एक आयोडीन जो है, आयोडीन आपका एक अधातु है, लेकिन यह अधातु होते हुए भी इसमें चमक होती है, यह ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि वह कौन ऐसा अधातु है जिसमें चमक होती है, तो वह क्या होता है, जिसमें चमकील जो चमकता है तो क्या कहते हैं, आयोडीन कहते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आपका एक कार्बन है, कार्बन है, ठीक है। तो अगर कहते हैं कि अगर ये एक या दो या तीन रूप में पाया जाए, जो ये तीन रूप है इसका कहलाता है अपरूप। मान लो ए रूप में है, बी रूप में है और सी रूप में है, तो ये क्या कहलाएगा, अपरूप। क्या कहलाएगा, अपरूप। तो कार्बन का अपरूप हो गया। तो हीरा जो होता है, हीरा कार्बन का ही अपरूप है। हीरा किसका अपरूप है, कार्बन का ही अपरूप है। कौन, हीरा, ठीक है। और यह जो हीरा होता है यह धातु में सबसे कठोर होता है, ठीक है। ये अगर देखें, सॉरी, ये कार्बन क्या हो गया, अधातु है, तो सबसे कठोर कौन होता है धातु में, हीरा होता है, ठीक है। और इसका जो गलनांक होगा, इसका जो गलनांक होगा, इसका जो क्वथनांक होगा, दोनों गलनांक भी और क्वथनांक भी दोनों क्या होता है, तो दोनों सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, गलनांक भी और क्वथनांक भी। तो हीरा किसका अपरूप है, तो हीरा आपका कार्बन का अपरूप है, ठीक है। अच्छा, एक और अपवाद में क्या है, अपवाद में है अपवाद में है कि जैसे आप देखते होंगे ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एक अधातु होते हुए भी ये क्या करता है, ये आपका विद्युत का सुचालक होता है। किसका सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। तो ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि यहां पे आप देखेंगे लिथियम, समझिएगा, लिथियम, सोडियम, सोडियम और आपका एक है पोटेशियम।
पोटेशियम, पोटेशियम। तो एक हो गया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये तीनों इतनी मुलायम होती है, ये तीनों लिथियम, सोडियम और पोटेशियम इतनी मुलायम होती है कि इसे क्या कर सकते हैं आप, चाकू से काट सकते हैं। किसे काट सकते हैं, चाकू से इसे हम लोग काट सकते हैं, काट सकते हैं। ठीक है, तो पूछेगा कि वह कौन सा धातु है जिसे हम लोग चाकू से काट सकते हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। और इसका अगर देखें, इस तीनों का अगर हम देखें, इस तीनों का अगर हम देखें, गलनांक जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। इसका गलनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। गलनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, गलनांक क्या हो गया, कम हो गया। चलिए अब हम लोग आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है जो आपका है कि धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, तो चलिए हम लोग रासायनिक गुणधर्म को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर धातु को आप ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए धातु है और धातु अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया, तो क्या बना देगा, धातु ऑक्साइड बना देगा। क्या बनाया, धातु ऑक्साइड बनाया। क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बनाएगा, धातु ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा, धातु ऑक्साइड बनेगा। क्लियर। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कॉपर है और ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो ये क्या बना देगा, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बना देगा। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बनाया। चलिए अगर ऐसी धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक, समझिए ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। अगर मान लीजिए कि क्या हुआ कि धातु ऑक्साइड क्या हुआ, अम्ल के साथ और क्षारक के साथ, दोनों के साथ अगर हम लोग अभिक्रिया करवाते हैं तो सॉल्ट बनेगा, लवण बनेगा और जल बनेगा। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। चलिए ठीक है, तो उभयधर्मी क्या हो गया, समझ गए। अब हम लोग आते हैं कि जैसे हम लोगों ने देखा कि पोटेशियम चाकू से आसानी से हम लोग काट सकते थे। पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक है। अब जो पोटेशियम है और जो सोडियम है, पोटेशियम जो है और जो आपका सोडियम है, पोटेशियम और सोडियम जो है, ये इतनी अभिक्रियाशील होती है, ये इतनी अभिक्रियाशील होती है कि अगर इसको हम लोग हवा में छोड़ दें तो ये क्या कर जाती है, अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण अगर इसको हम लोग हवा में छोड़ दें तो हवा से ही क्या हो जाएगा, ये आग पकड़ लाएगा।
क्या पकड़ जाएगा? आग पकड़ जाएगा। ठीक है, रिएक्शन हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ। तो इसको हम लोग कहां पे रखते हैं? तो इस दोनों को हम लोग किरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। तो पूछेगा कि वह कौन ऐसा धातु है जिसे हम लोग किरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं? किरोसिन तेल में हम लोग क्या करते हैं? डुबोकर रखते हैं। तो किरोसिन तेल में क्या करते हैं? डुबोकर रखते हैं। ठीक है, किसको? पोटेशियम और सोडियम को। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। एक आपका पूछ सकता है कि एनोडीकरण क्या होता है? क्वेश्चन पूछ सकता है कि एनोडीकरण क्या होता है? एनोडीकरण, ठीक है। तो एनोडीकरण क्या होता है? तो एनोडीकरण होता है एल्युमिनियम पर, किस पे? एल्युमिनियम, एल्युमिनियम पर जो होता है, एल्युमिनियम पर क्या होता है? मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ती है। मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ना ही क्या कहलाता है? एनोडीकरण कहलाता है। मोटी ऑक्साइड की परत बनने की जो प्रक्रिया होती है, बनने की प्रक्रिया जो होती है, यही क्या कहलाता है? एनोडीकरण कहलाता है। ठीक है, चलिए अब अगर धातु को जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है? ठीक है, अब आते हैं हम लोग, धातु अगर जल के साथ अभिक्रिया करे तो क्या होगा, समझिएगा। चलिए, धातु अगर जल के साथ अभिक्रिया करे, किसके साथ? जल के साथ। ठीक है, तो क्या बनाएगा? धातु ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? धातु ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, और यहां से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकले, हाइड्रोजन निकलेगा। क्या निकलेगा? हाइड्रोजन। ठीक है, तो क्या निकल रहा है? अगर मान लीजिए धातु जल के साथ अभिक्रिया करे तो धातु ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अब यही धातु ऑक्साइड को, इस धातु ऑक्साइड को अगर हम लोग जल के साथ अभिक्रिया करवा दें तो फिर क्या बनेगा? तो फिर बनाएगा धातु हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा। धातु हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा, हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, धातु अगर जल के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, और अगर धातु ऑक्साइड अगर जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो धातु हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है यहां पे कि देखिए क्वेश्चन क्या है कि आपका जो ये देखिए कि अब किसके किसके साथ, कौन कौन जल के साथ अभिक्रिया करेगा। जैसे देखिए पूछेगा कि कौन सा ऐसा धातु है जो क्या करता है? पानी के साथ तैरता है। तो कैल्शियम जो होता है आपका, कैल्शियम जो है ये जल की सतह पर क्या होता है? तैरता है। जल में क्या करता है? तैरता है। कैल्शियम क्या करता है? जल में तैरता है। वहीं पे अगर हम लोग मैग्नीशियम का बात देखें तो मैग्नीशियम जो होता है ये ठंडा जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। किसके साथ अभिक्रिया नहीं करेगा? ठंडा जल के साथ
मतलब कह सकते हैं शीतल जल के साथ। किसके साथ? शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम ठंडा जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन अगर इसी को गर्म जल के साथ अभिक्रिया ये क्या करेगा? करेगा। गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है और क्या बना देता है? तो ये बना देता है मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बना देता है और यहीं से हाइड्रोजन गैस भी उत्पन्न होता है और ये भी क्या करता है? तैरता है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि एल्युमिनियम जो होता है, आयरन जो होता है और जिंक जो होता है, समझिएगा, एल्युमिनियम, आयरन और जिंक, ये तीन चीज, एल्युमिनियम, आयरन और जिंक जो होता है, ये ऐसी धातुएं हैं, ये ऐसी धातुएं हैं जो ना तो शीतल जल के साथ अभिक्रिया करेगा और ना ही ये गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगा। समझिएगा, ये तीनों एल्युमिनियम, आयरन और जिंक जो है ना तो शीतल जल के साथ अभिक्रिया करेगा और ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगा। ठीक है, लेकिन अभिक्रिया नहीं करता है। लेकिन ये आपका भाप के साथ अभिक्रिया करेगा, लेकिन ये भाप के साथ अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो एल्युमिनियम, आयरन और जिंक जो है ये शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन ये भाप के साथ अभिक्रिया करता है। वहीं पे अगर हम लोग देखें लेड, कॉपर, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब जो होती है, ये चारों आपका, ये चारों ये क्या करता है? ये आपका जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। नहीं करता है। ठीक है, चलिए, अब कहता है कि अगर हम लोग धातु को तनु अम्ल के साथ मिला दें, अगर धातु को तनु अम्ल के साथ मिला दें, तो हम लोग ये पहले भी देख चुके हैं, एसिड के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है? लवण बनेगा और कौन सा गैस निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, चलिए, लेकिन अगर देखें कि धातु जो होती है नाइट्रिक अम्ल के साथ, नाइट्रिक अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया करेगा तो क्या हाइड्रोजन गैस बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगा? तो याद रखिएगा, नहीं बनेगा, हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये देखते हैं कि मैग्नीशियम हो, अच्छा क्यों नहीं बनेगा? समझिएगा कि अगर धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है
कि यहां पे देखते हैं जो नाइट्रिक एसिड हमारा है HNO3 जो है यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है। और ये क्या करता है, यहां से जो हाइड्रोजन जो बन रहा है उसको क्या करता है, ऑक्सीकृत कर लेता है और किसमें परिवर्तित कर देता है, जल में परिवर्तित कर देता है। याद रखिएगा यहां पे क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि HNO3 जो होता है एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है और हाइड्रोजन को क्या कर लेता है, जो हाइड्रोजन बन रहा है उसको ऑक्सीकृत कर लेता है और उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, जल में कन्वर्ट कर देता है। और जो हमारा ये नाइट्रोजन जो होता है वह किसी भी ऑक्साइड के रूप में आपको मिल जाएगा, या तो N2O के रूप में मिल जाएगा, या तो आपको NO के रूप में मिल जाएगा, या तो आपको NO2 के रूप में मिल जाएगा। ये तीनों के रूप में आपको मिल जाएगा। इसीलिए धातु जो होता है वह नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएगा। समझ में आया? तो एक एक्सेप्शन हो गया। हम लोग जानते हैं कि धातु अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस बनेगा, लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगा, लेकिन यहां पे नहीं बनेगा। समझ में आ गया क्यों नहीं बनेगा? लेकिन वहीं पे देखते हैं क्या होता है, ये जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है, और आपका मैंगनीज है। एक आपका मैग्नीशियम है और एक आपका मैंगनीज है। अगर इसको हम लोग देखें, ये अगर HNO3 के साथ अभिक्रिया करेगा, HNO3 के साथ अभिक्रिया करेगा, नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करेगा, कौन? या तो मैंगनीज या तो मैग्नीशियम। तो यहां से हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित, मतलब हाइड्रोजन गैस बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस क्या होगा, बनेगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस क्या होगा, बनेगा। ठीक है, अब एक सबसे अभिक्रियाशीलता के आधार पर देखते हैं कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है। तो घटते हुए क्रम में देखेंगे हम लोग, तो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन होगा, अब ध्यान रखिएगा, यह है आपका अभिक्रियाशीलता। क्वेश्चन पूछ सकता है, अभिक्रियाशीलता देखिए क्या है अभिक्रियाशीलता। तो सबसे ज्यादा किसका, मैग्नीशियम का, उसके बाद किसका, एल्युमिनियम का, उसके बाद किसका, जिंक का, उसके बाद किसका, आयरन का। तो ये याद रखिएगा, सबसे ज्यादा किसका, मैग्नीशियम का, फिर किसका, एल्युमिनियम का, फिर किसका, आयरन का। ठीक है, चलिए एक से क्वेश्चन और पूछ सकता है कि क्या कॉपर HCl के साथ अभिक्रिया करेगा, क्या कॉपर तनु HCl के साथ अभिक्रिया करेगा, तनु HCl के साथ अभिक्रिया करेगा? तो याद रखिएगा अभिक्रिया नहीं करेगा, कॉपर HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, एक क्वेश्चन और पूछ लेता है यहां से, ध्यान से समझिएगा, और वो क्वेश्चन होता है एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया क्या होता है? तो देखिए एक्वा रेजिया में इतना पावर होता है कि ये गोल्ड को भी जला, मतलब क्या कर सकता है, गला सकता है। ठीक है, और एक्वा रेजिया में क्या होता है कि यहां पे 3 और 1 अनुपात में, मान लीजिए 3 और 1 अनुपात में, आपका 3 अनुपात में क्या रहता है, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहेगा, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक, अम्ल रहेगा, और 1 अनुपात में आपका रहेगा क्या, सांद्र नाइट्रिक एसिड रहेगा। क्या रहता है, नाइट्रिक एसिड रहेगा, अम्ल रहेगा। और ये जब दोनों को मिला देते हैं तो एक्वा रेजिया बन जाता है। इसके मिश्रण को 3:1 अनुपात के जो मिश्रण होंगे, यानी कि 3 में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 अनुपात आपका सांद्र नाइट्रिक अम्ल होगा, और इसको जब हम लोग मिला देते हैं तो एक्वा रेजिया का निर्माण हो जाता है। और एक्वा रेजिया क्या होता है, ये आपको गोल्ड को भी, याद रखिएगा, गोल्ड को भी और प्लेटिनम को भी गलाने में समर्थ होता है।
प्लेटिनम, ये दोनों को गला सकता है ये, ठीक है, एक्वा रेजिया। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन और है आपका सक्रियता श्रेणी। यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि सक्रियता श्रेणी वाला, सक्रियता श्रेणी, ठीक है, समझिए। तो सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक जो अभिक्रियाशील होता है वह होता है पोटेशियम, उसके बाद आता है सोडियम, उसके बाद आता है कैल्शियम, उसके बाद आता है मैग्नीशियम, ठीक है, उसके बाद आता है एल्युमिनियम, उसके बाद आता है जिंक, उसके बाद आता है आयरन। आयरन के बाद आता है आपका लेड, आयरन के बाद क्या आएगा, लेड, लेड के बाद क्या आएगा, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन के बाद क्या आएगा, कॉपर, कॉपर के बाद मरकरी, और मरकरी के बाद गोल्ड, सॉरी सिल्वर, और सिल्वर के बाद गोल्ड। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन हो गया, पोटेशियम, और सबसे कम अभिक्रियाशील कौन हो गया, गोल्ड। सबसे कम अभिक्रियाशील कौन हो गया, गोल्ड। सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन हो गया, आपका हो गया पोटेशियम, ठीक है। चलिए अब कहता है कि धातु और अधातु कैसे अभिक्रिया करेगी। धातु और अधातु कैसे अभिक्रिया करेगी, ठीक है। तो समझिए आपके पास एक धातु है सोडियम और एक अधातु है क्लोरीन, ठीक है। अब इसका एटॉमिक नंबर देखें तो 11, इसका एटॉमिक नंबर देखें तो 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 281, इसका देखें तो 287। और जानते हैं अष्टक को पूरा करने के लिए या तो इसको एक इलेक्ट्रॉन किसी को देना पड़ेगा या तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। उसी प्रकार यहां पे इसको अष्टक पूरा करने के लिए या तो 7 इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे दे या तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले। अगर मान लीजिए कि ये किसी को 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो ये क्या बनाएगा, Na प्लस कितना इलेक्ट्रॉन दिया, 1। और ये अगर किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो ये क्या बनाएगा, Cl माइनस, क्योंकि कर्जा लिया। यहां पे क्या लिया, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा था इसलिए दे दिया, इसलिए पॉजिटिव बना, लेकिन इसके पास नेगेटिव इसलिए बना क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो यहां पे आपका 1 इलेक्ट्रॉन लिया ये, ठीक है, ये तो आपका हो गया Cl माइनस। अब देखिए यहां पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 28 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 288, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको अगर हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर से दिखाएं, अब देखिए इसको अगर हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर से दिखाएं तो बाहर में जो इलेक्ट्रॉन था पहले सोडियम का, ठीक है, तो समझिए कि सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन था, पहले Na के पास था, बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन था, तो इसको हम लोगों ने दिखा दिया 1। और आपका क्लोरीन के बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन था, तो क्लोरीन के बाहर में था आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन, तो हमने दिखा दिया ऐसे 7, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। अब क्या हुआ कि ये 1 इलेक्ट्रॉन ये दे दिया था तो ये इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देता है, ठीक है, दे दिया। तो ये जब दिया इसको इलेक्ट्रॉन तो ये इसके पास क्या हो गया, Na प्लस, और इसके पास क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, इसके पास क्या हो गया Cl माइनस, ठीक है। तो ये आपका बन जाता है सोडियम क्लोराइड, बन जाता है, क्या बन जाता है, सोडियम क्लोराइड। उसी प्रकार अगर हम लोग मैग्नीशियम को देखें
ठीक है। तो अगर मैग्नीशियम का देखें तो मैग्नीशियम क्या करेगा, मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन है, 12 एटॉमिक नंबर इसका 12 है, 2 8 2 है, इसके पास बाहर में 2 है, ये किसी 2 को देगा। और मान लीजिए इसके पास क्लोरीन आ गया, ठीक है। तो समझिएगा इस प्रकार से कि ये हमारा मैग्नीशियम है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे है, और ये 2 क्लोरीन के साथ बनाएगा। तो 1 क्लोरीन यहां पे, 1 क्लोरीन यहां पे, इसका हो गया 2 2 4, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, इसका हो गया 1 2 3 4 5 6 और 1 7। अब क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहां देगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहां देगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन यहां दिया तो इसके लिए प्लस, और 1 इलेक्ट्रॉन यहां दिया तो इसके लिए प्लस, 1 माइनस यहां पे, 1 माइनस यहां पे, तो इसके पास हो जाएगा Mg2+ और Cl क्या हो जाएगा, Cl2-। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, और ये क्या हो गया, MgCl2-। ठीक है, ये हो गया माइनस। चलिए, तो ये बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या बना सकते हैं, आपका धातु और अधातु को अभिक्रिया करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट जो आपका है, धातु की प्राप्ति हम लोग कैसे करते हैं, ये समझना है। धातु की प्राप्ति हम लोग कैसे करते हैं, तो धातु की प्राप्ति करने के लिए हम लोग को चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए, अयस्क। ठीक है, और अयस्क का अगर हम लोग सांद्रण करते हैं, इसका अगर हम लोग सांद्रण करेंगे, अयस्क का अगर सांद्रण करते हैं तो इसका देखिए किस प्रकार से करेंगे। एक आपका होगा उच्च अभिक्रियाशील धातु, जो सबसे अभिक्रियाशील, उच्च अभिक्रियाशील धातु, अभिक्रियाशील धातु। एक होगा आपका मध्यम वाला, और एक आपका होगा निम्न वाला, निम्न अभिक्रियाशील वाला, निम्न अभिक्रियाशील वाला। एक हो गया आपका मध्यम अभिक्रियाशील वाला। ठीक है, तो देखिए जो उच्च अभिक्रियाशील धातु होता है, इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग करते हैं विद्युत अपघटन के द्वारा। कैसे करेंगे, विद्युत अपघटन के द्वारा, याद रखिएगा, अपघटन के द्वारा, और इससे आपको शुद्ध धातु प्राप्त होगी। इससे आपको क्या होगा, शुद्ध धातु प्राप्त होगी। ठीक है, वहीं अगर आप मध्यम अभिक्रियाशील वाला धातु को करते हैं तो इसको आपको 2 पार्ट में करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप मध्यम वाला को करते हैं तो इसको 2 पार्ट में करना पड़ेगा। एक आपको करना पड़ेगा कार्बोनेट अयस्क के साथ, कार्बोनेट अयस्क के साथ, और दूसरा करना पड़ेगा आपको सल्फाइड अयस्क के साथ, सल्फाइड अयस्क के साथ। ठीक है, अगर हम लोग कार्बोनेट अयस्क से करते हैं तो इसको कहते हैं निस्तापन। क्या कहते हैं, निस्तापन। और अगर सल्फाइड अयस्क के साथ करते हैं तो करते हैं भर्जन। क्या कहते हैं, भर्जन। अगर कार्बोनेट अयस्क के साथ करेंगे तो हम लोग करेंगे निस्तापन,
और सल्फाइड अयस्क के साथ करेंगे तो हम लोग कहेंगे भर्जन, और फिर यहां से आपको क्या होगा, धातु का ऑक्साइड मिलेगा, धातु का ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, धातु का ऑक्साइड मिला, और फिर यहां से आपको धातु का अपचयन करना पड़ेगा, धातु का क्या करना पड़ेगा, आपको अपचयन करना पड़ेगा। ठीक है, तो धातु ऑक्साइड मिलने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अपचयन करना पड़ेगा। धातु का अपचयन। अब देखिए, जब धातु का आप अपचयन करेंगे तो फिर धातु का शोधन करना पड़ेगा, धातु का शोधन। तो याद रखिएगा, अगर सल्फाइड अयस्क है तो भर्जन करेंगे, अगर कार्बोनेट अयस्क है तो निस्तापन करेंगे। ठीक है, वहीं पे अगर निम्न अभिक्रियाशील वाला धातु है, अगर निम्न अभिक्रियाशील वाला धातु है, अब देखिए अगर निम्न अभिक्रियाशील वाला धातु है तो जैसे सल्फाइड अयस्क रहे, सल्फाइड अयस्क रहे, तो फिर क्या करते हैं हम लोग, भर्जन, और फिर भर्जन से फिर क्या मिल जाएगा हमको, धातु, और धातु का फिर क्या करते हैं, परिष्करण करते हैं, परिष्करण करते हैं। ठीक है, तो चलिए तो समझिए हम लोग किसका किसका क्या करते हैं, समझिए। जैसे आपके पास अगर गोल्ड हो, आपके पास सिल्वर हो, चांदी जिसको कहते हैं, और प्लेटिनम हो, कॉपर हो, तो ये सब आप देखते हैं तो ये सब आपको स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। ठीक है, और जो कॉपर है और सिल्वर है, कॉपर और जो सिल्वर है, ये आपको सल्फाइड, या तो सल्फाइड, सल्फाइड या ऑक्साइड के अयस्क के रूप में आपको संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, सल्फाइड या तो ऑक्साइड, या तो ऑक्साइड। ठीक है, और इस अवस्था में आपको ये पाया जाता है। अब देखिए अगर हम लोग सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर देखें तो है सोडियम, पोटेशियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। ये इतनी अधिक अभिक्रियाशील होती है कि इसका ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। वहीं पे अगर आप जिंक का बात करते हैं, आयरन का बात करते हैं, लेड का बात करते हैं और कॉपर का बात करते हैं, कॉपर को छोड़ दें तो लेड का अगर बात करते हैं तो ये मध्यम अभिक्रियाशील वाली होती है। ठीक है, और ये भूपर्टी पर अगर देखा जाए कौन कौन सा, देखिएगा जिंक, आयरन और लेड, ये क्या होता है, ये मध्यम अभिक्रियाशील वाला होता है, मध्यम अभिक्रियाशील है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि मध्यम अभिक्रियाशील होने के कारण ये नीचे जो होता है भूपर्टी पर जो होता है ये ऑक्साइड, समझिएगा, ऑक्साइड, सल्फाइड या तो कार्बोनेट, इस तीनों के रूप में आपको मिल सकता है, या तो कार्बोनेट के रूप में मिल सकता है। ठीक है,
चलिए, अब एक आता है आपका गैंग। गैंग क्या होता है? तो गैंग होता है कि जो आप पृथ्वी से जो खनित खोद के जो अयस्क आप निकाले हैं, उस अयस्क से, मतलब खनित अयस्क से, खनित अयस्क से जब आप मिट्टी को अलग कर दें, रेत को अलग कर दें, मतलब उसके गंद, मतलब कह सकते हैं कि अशुद्धियां को आप अलग कर देते हैं, है ना, ये आपका क्या कहलाता है? देखिए, खनित अयस्क में क्या होगा? मिट्टी पाया जाएगा, रेत पाया जाएगा, और कई प्रकार की इसमें अशुद्धियां पाई जाती है, कई प्रकार की इसमें अशुद्धियां पाई जाती है। इसी को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। ठीक है, और इसी के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? अयस्क से अशुद्धियों को हटाते हैं, हटाने के लिए हम लोग को जरूरी पड़ता है। ठीक है, अब देखिए, यहां से एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि आपके पास जैसे मरकरी है, ठीक है, मरकरी है, जैसे आपके पास मरकरी है, तो मरकरी का अयस्क क्या हो सकता है? सीना बार। क्या हो सकता है? सीना बार। चलिए, अब देखते हैं, अगर आपके पास मरकरी है तो मरकरी का जो आपका एस्क होता है वो क्या होता है? सीना बार। क्या होता है? सीना बार। ठीक है, मरकरी आपका हो गया क्या? Hg, जिसको हम लोग पारद भी कहते हैं, और इसका हो गया HgS, ये आपका एस्क है। ठीक है, और जब हम लोग इसको क्या करते हैं, अगर वायु के साथ गर्म करते हैं तो सबसे पहले ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, और फिर इसको अगर हम लोग अधिक गर्म कर देते हैं तब फिर ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो होता है, मरकरिक ऑक्साइड मरकरी में अपचयित हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम लोग देखें यहां पे आपका ठीक है, अब चलिए एक और आपका जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो है आपका संक्षारण। क्या है? संक्षारण। संक्षारण। ठीक है, अब ये संक्षारण क्या होता है कि अब देखिए, संक्षारण से हम लोग कैसे बचें, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो संक्षारण से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पेंट करते हैं, तेल लगाते हैं, ग्रीज लगाकर हम लोग कर सकते हैं, असद लेपन करते हैं। लोहे की वस्तुओं में क्या करते हैं? असद लेपन का मतलब हुआ लोहे की असद, असद लेपन का मतलब हो गया
लोहे के वस्तुओं में, लोहे के वस्तुओं में, लोहे के वस्तुओं में जस्ते की परत चढ़ाते हैं, जस्ते की परत चढ़ाते हैं। ठीक है, यही क्या कहलाता है? असद लेपन कहलाता है। फिर हम लोग क्रोमियम लेपन भी करते हैं, एनोडीकरण भी करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग संक्षारण से सुरक्षा पा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट था, जो क्वेश्चन पूछ सकते थे। धन्यवाद।